हेलो दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीसीएस की तैयारी करने वाले समस्त छात्रों को मेरा नमस्कार है। दोस्त, हम लोग एडिटोरिया का जो सेट है उसको कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोगों ने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 को ख़त्म कर लिया है। आज हम लोग सेट 6 करेंगे और सेट 6 के टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और उस 25 क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। तो आप लोग ज़रूर मेरा ये वीडियो देखिए, आपको एग्ज़ाम में के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है स्पेशल 301 रिपोर्ट। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में जो कथन 1 दिया है कि यह बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो ये गलत है क्योंकि यह बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। सेकंड है कि 2025 में भारत को इसमें प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है, तो ये सही है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि स्पेशल 301 रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहला, प्राथमिकता निगरानी सूची क्या है वो, और तीसरा स्पेशल 301 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग। स्पेशल 301 जो है तो इसको जारी करता है यूएसटीआर। यूएसटीआर का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जारी किया जाता है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। और तीसरा, यह किस चीज़ से रिलेटेड है? यह एक्चुअली बौद्धिक संपदा अधिकार से रिलेटेड है। और बौद्धिक संपदा अधिकार का जो देश सही से संरक्षण नहीं करते हैं उनको इन सूची में डाल दिया जाता है। तो बौद्धिक संपदा संरक्षण का उल्लंघन करने वाले या उतने सही तरीके से अनुपालन नहीं करने वाले देश का 3 कैटेगरी है, जिसमें एक कैटेगरी है आपका प्राथमिकता वाले विदेशी देश, दूसरा है प्राथमिकता वाले निगरानी देश और तीसरा है निगरानी सूची वाले देश। तो प्राथमिकता वाले विदेशी देश का मतलब होता है कि वो प्राथमिकता में है, बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, उन पर जांच बिठाया जाएगा। बट निगरानी में क्या होता है, इसमें माना जाता है कि ये बौद्धिक संपदा का उल्लंघन कर रहे हैं, बट ये अभी अमेरिका के उतने ध्यान में नहीं है, उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि उसकी जांच कराया जाए। बट आने वाले समय में उसको प्राथमिकता वाले विदेशी देश में शामिल कर सकते हैं अगर आगे ऐसा भारत करता है तो ये सूची होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें इम्पोर्टेंट यही है कौन जारी करता है और भारत को किस सूची में रखा गया है और यह किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन करने से रिलेटेड है। ठीक है, पहला हो गया क्वेश्चन हम लोग का। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पीटी में तो है ही, साथ ही इसमें मेंस में भी इम्पोर्टेंट होता है। इस आंकड़े को आप रोजगार वाले में बेरोजगारी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ भी श्रम बल से रिलेटेड पूछता है, जनांकीय लवांश से, तो आप उसमें इसको लिख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो गलत होगा क्योंकि आवधिक अगर कोई वैश्विक होता तो पीछे लगा रहता है वैश्विक, अगर नहीं लगा है मतलब भारत का है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए और स्टेटमेंट बेस्ड रहे तो आप लोग थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देके ऑप्शन को देखिएगा तो कर लीजिएगा। दूसरा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के शहरों में पुरुषों और महिला दोनों में श्रमबल भागीदारी दर जो है उसमें वृद्धि हुई है, तो ये सही है। तो अब देखिए जो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन जारी करता है सबसे पहले, क्योंकि ये गलत है। और दूसरा, श्रमबल भागीदारी में क्या क्या किन किन चीज़ों को लिया जाता है और इसकी क्या प्रक्रिया होती है। एक्चुअली इसमें 3 दर को जारी किया जाता है, जो दर हम लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पोर्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जेपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें ये पूछा हुआ है। जो आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण होता है सबसे पहले उसको जारी करता है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, पहला। दूसरा, इसमें 3 दर को जारी किया जाता है, जिसमें एक आता है श्रमबल भागीदारी दर, दूसरा आता है कामगार जनसंख्या और तीसरा आता है बेरोजगारी दर। तो ये तीनों टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो आप देखिए इसमें टर्म है, एक श्रम बल और दूसरा है भागीदारी दर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको श्रम बल के बारे में पता होना चाहिए और टोटल कार्यशील जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए।
तो कार्यशील जनसंख्या में श्रम बल भी आता है, जो श्रम बल नहीं है वो भी आता है। तो श्रम बल में दो तरह के लोग आते हैं। अगर श्रम बल को डिफाइन करने के लिए कहेगा तो अगर आपको पता है कि श्रम बल में बेरोजगार भी आता है, रोजगार भी आता है, तो आप कर लेंगे। तो श्रम बल वह जनसंख्या होता है जो बेरोजगार क्या होता है, जो काम की तलाश कर रहा होता है, पहला। दूसरा, वो काम के लिए उपलब्ध होता है बट उसको काम नहीं मिल रहा होता है, तो ये बेरोजगार हो गया। रोजगार कौन होता है? दो तरह का होता है, एक अल्पकालिक रोजगार मैक्सिमम जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं, और दूसरा होता है पूर्णकालिक रोजगार जो नियोजित होते हैं। ये सब श्रम बल में आ जाते हैं। तो अब जो इसमें अगला क्वेश्चन है, श्रम बल भागीदारी दर, ये क्या होता है? जब इस तरह का दर हो, आप स्टैटिक्स में बनाते होंगे, तो दर का मतलब ही होता है कि टोटल जनसंख्या जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, और ये एक्चुअली दर है तो इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो श्रम बल भागीदारी दर क्या हो गया कि टोटल जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें श्रम बल कितना है उसको प्रतिशत में जो व्यक्त करते हैं वही श्रम बल भागीदारी दर होता है। तो इसमें बोला गया है कि महिला की तुलना में महिला और पुरुष दोनों में श्रम भागीदारी दर में वृद्धि हुई है, लेकिन पुरुषों में ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दूसरा है कामगार जनसंख्या अनुपात। ये होता है कि कुल जनसंख्या में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। अब बस ध्यान दीजिएगा, जो बेरोजगारी दर होता है वो कुल काम करने वाले में नहीं होता है बल्कि श्रम बल में होता है। इसको श्रम बल से डिवाइड किया जाता है, ना कि कुल से। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऊपर दोनों जो था उसमें कुल जनसंख्या से था, बट बेरोजगारी में सिर्फ श्रम बल से होता है। तो बेरोजगार बट्टा श्रम बल, इसको प्रतिशत में व्यक्त करते हैं इंटू 100। तो ये बेरोजगारी दर होता है। बिहार और यूपी में जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसके अनुसार 3% बेरोजगारी दर है। इसको दो आधार पे किया जाता है, एक साप्ताहिक, वर्तमान साप्ताहिक जो 7 दिन के अंदर देखा जाता है आपको कितना काम मिला, आप काम की कितने तलाश में थे, कितने इच्छुक हैं, या आप अंशकालिक रोजगार में है या पूर्णकालिक रोजगार में। और एक होता है समान स्थिति जो टोटल 365 यानी 1 वर्ष का लिया जाता है। वो श्रम बल में शामिल कुछ लोगों को बेरोजगार व्यक्ति के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसी को बेरोजगारी दर कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा और टर्म को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, और ये आंकड़ा आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मेंस में भी लिख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ किया गया? ये 2015 में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या? एक्चुअली यह जो शुरू किया गया था 8 अप्रैल 2015 को किया गया था पहला। दूसरा जो है इसका उद्देश्य क्या था? जो छोटे व्यवसायी होते हैं, स्पेशली जो अनौपचारिक क्षेत्र के व्यवसायी होते हैं, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और यह अधिकतम एक्चुअली पहले 10 लाख तक ही था, बट अब इसका तरुण का एक और पार्ट कर दिया गया है, तरुण प्लस, उसमें 20 लाख तक दिया जाता है। हालांकि इसको 3 ही कैटेगरी थे, जिसमें था आपका तरुण, एक था सबसे कम प्रभावित, सबसे अधिक प्राथमिकता वाले। तो सबसे अधिक प्राथमिकता वाले में थे किशोर और शिशु, सबसे कम प्राथमिकता वाले में थे तरुण। तो शिशु में कितने तक ऋण दिया जाता है? 50,000 तक, किशोर में 50 से 5 और तरुण में 5 से 10। बट एक नया कैटेगरी बनाया गया है तरुण प्लस, जिसमें 10 से 20 लाख तक दिया जाएगा, इसलिए यह चर्चा में था। एक्चुअली मुद्रा जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसको गठित किया गया है। यह जो है वो सिडबी की अनुषांगिक इकाई है मुद्रा, ये ध्यान दीजिएगा। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछता है सिडबी का क्या कार्य है। ये रिफाइनेंस करती है। आप देखिएगा 60-62 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिफाइनेंस करने वाला बैंक कौन कौन है, तो आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। तो मुद्रा जो है इसको कौन रिफाइनेंस करता है? सिडबी। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम ऋण कितने तक दिया जाता है। इसके ऋण के 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये सत्य कथन पूछ रहा है, चयन करें। तो इसमें बोल रहा है कि तीनों सही है, मतलब इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने किया, बिल्कुल सही है। इसका विषय था बिम्स्टेक, समृद्ध, लचीला और खुला, ये भी सही है। इसमें कई घोषणा के अनुसार, अब ये हम लोग देखेंगे, ये कई घोषणा, एक्चुअली इसमें 2 तरह की घोषणा होते हैं। एक तो जो बिम्स्टेक के सदस्य देश होते हैं
वो सभी मिलके एक सार्वभौमिक घोषणा होता है जिसको आप कहते हैं थाईलैंड घोषणा, और एक होता है भारत के द्वारा कुछ घोषणा किया जाता है। तो भारत के द्वारा जो कुछ इम्पोर्टेंट घोषणा किया गया है तो उसको हम लोग देखेंगे। बाकी जो इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारा इसी में कवर कर लिया गया है कि छठा बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ किया गया, थाईलैंड में, और इसका विषय बिल्कुल बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। और इसमें कई घोषणा की गई जिसमें से एक था कि प्रथम बिम्स्टेक खेल का आयोजन वर्ष 2027 में होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के हुआ था, और फिर इस बार छठा बैंकॉक जो है वो बैंकॉक में ही किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें टोटल 7 सदस्य है। इसका सचिवालय याद रखिएगा, इसका सचिवालय ढाका में है। और इसकी अब कई बार पूछ देता है कि ये टोटल जनसंख्या का विश्व का कितना का प्रतिनिधित्व करता है, टोटल जीडीपी का कितना % जो है ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये टोटल जो वैश्विक जनसंख्या है, ये 7 देश टोटल वैश्विक जनसंख्या का 22% और जीडीपी में 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कंट्रीब्यूशन करता है। बिम्स्टेक में जो घोषणा किया गया उसमें बोला गया है कि भारत कुछ सेक्टर के लिए एक्सेलेंस सेंटर खोलेगा। उसमें है आपदा, दूसरा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए एक बोधि कार्यक्रम। ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा इनमें से कौन सा है जो बिम्स्टेक में भारत के द्वारा घोषणा किया गया है, तो ये बोधि कार्यक्रम दे देगा। तो लगेगा ये बोधि कुछ बोधि उधि तो होगा नहीं, तो लोग काट देगा, बट ये बोधि है। बोधि का मतलब है बिम्स्टेक ओपन सोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत बोला है कि बिम्स्टेक देशों को वो चिकित्सीय सहायता भी देगा। जैसे आप जानते होंगे कि भारत जो है वो जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसलिए इसको फार्मेसी हब कहा जाता है भारत को। तो इसलिए भारत बोला है कि वह चिकित्सा में सहयोग करेगा। और तीसरा है कि बिम्स्टेक एथलीट हीटर का आयोजन किया गया 2025 में और खेल का आयोजन किया जाएगा 2027 में। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के द्वारा जो घोषणा किया गया है वो एक एक्सेलेंट सेंटर, दूसरा बोधि कार्यक्रम, तीसरा चिकित्सीय सहायता और पांचवा बिम्स्टेक एथलीट हीटर का आयोजन किया जाएगा पहली बार 2025 में और प्रथम बिम्स्टेक खेल का आयोजन किया जाएगा 2027 में। ठीक है, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन जो है, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो दुबई में। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं याद रखना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलों का यूथ गेम्स 2025 शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? तो ये गज सिंह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। हम लोग देख लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में। देखिए, इसका आयोजन बिहार में पहली बार किया गया है। कब से कब तक स्टेटमेंट में ये भी दे सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। 4 से 15 मई तक। इसको 4 जो है 5 टोटल शहर में किया गया, जिसमें है पटना, दूसरा नालंदा, तीसरा भागलपुर, चौथा बोधगया, 5वां बेगूसराय। इसका जो शुभंकर है, जैसा हम लोगों ने कहा, गज सिंघम, यानी इसमें गज और सिंह का दोनों का कॉम्बिनेशन है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये पाल वंश के अभिलेख जो बोधगया और नालंदा से प्राप्त हुआ है, वहाँ से इसको लिया गया है। एक्चुअली पाल वंश के जो शासक होते थे वो अपने स्तंभ में और मंदिर में इस तरह के आकृतियों को उकेरित करते थे। तो याद रखिएगा, पूछ देगा कहाँ से लिया गया है। और यह इसका ये खेलो यूथ इंडिया गेम है, खेलो इंडिया यूथ गेम, यह इसका 7वां संस्करण है और इसका उद्घाटन पटना से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर पूछेगा शुभंकर का किसने किया तो वो हो जाएंगे आपके नीतीश कुमार। और पूछेगा कि खेल का उद्घाटन किसने किया शुरू होने के लिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कितने जिलों में किया गया? 5 जिलों में। बट 3 खेल थे जो बिहार में नहीं हुए। उसमें एक जो था वो शूटिंग था, दूसरा जिम्नास्टिक था और तीसरा साइकिलिंग था। तो ये याद रखिएगा। और इसका लोगो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो जाता तो इसलिए हमने छोड़ दिया। बट इसमें बस देख लेते हैं पदक तालिका में शीर्ष कौन है? महाराष्ट्र, जिसको 158 पदक जीता है। और बिहार जो है कुल पदक 36 जीता है, जिसमें गोल्ड 7 है, रजत 11 है, कांस्य 18 है। तो आपको दे देगा कुल पदक तालिका में
36 बराबर 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांस्य। तो ये याद एकदम रट लीजिएगा, ये आने की प्रबल संभावना है। और पदक तालिका में बिहार का स्थान 15वां है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कौन है? महाराष्ट्र। और बिहार का क्या स्थान है? 15वां। कुल पदक बिहार ने कितना जीता? 36। 36 में गोल्ड कितना जीता? 7। रजत कितना जीता? 11। कांस्य कितना जीता? 18। ठीक है। और खेल में देखिए, इस बार खेल से एक क्वेश्चन पक्का रहना है। अभी जो है बिहार में कई अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा 2025 में, कई का किया जा चुका है। एशिया चैंपियंस पटना में किया जाएगा, विश्व कप महिला कबड्डी राजगीर में किया जाएगा, सेपक टाकरा विश्व कप पटना में किया जा चुका है, हीरा मेंस एशिया कप हॉकी राजगीर में सितंबर में आयोजित है, खेलो इंडिया यूथ गेम एंड पैरा गेम्स अभी किया जा चुका है। तो इससे रिलेटेड जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जरूर कर लीजिएगा कौन जीता। और ये अभी फिर हम लोग कभी बिहार करेंगे तो कर लेंगे। और मसाल और मशाल 2.0 पता नहीं मुझे, मतलब अगर एग्ज़ाम सेट करने वाली होती तो इस क्वेश्चन को जरूर सेट करती। एक्चुअली मशाल और मशाल 2.0 ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही ज़्यादा खेल विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है। और यह विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतिभा प्रतियोगिता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है? मशाल। मशाल है विश्व का सबसे बड़ा खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। मतलब खिलाड़ियों को स्कूल में जा के, सरकारी स्कूल में जा के जो प्रतिभागी है उनको खोजना, और सरकार की बहुत सारी योजना है उनके तहत उनको प्रशिक्षित करना और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में सहभागी बनाना। तो ये इसको आप जरूर से देखिएगा। अगला जो है, हाल में ही विजिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह उद्घाटन किया गया। ये किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। देखिए बिजिंगम इंटरनेशनल है ना, इसमें एक हमको इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट लगा। ये जो है पूछ देगा कि किस जो कंपनी है जिसके द्वारा ये बनाया जाएगा और इसका जो प्रबंधन है वो किस कंपनी को दिया गया है। एक्चुअली ये वाइवल गैप फंड पे बनाया गया है। वाइवल गैप फंड आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुर्गम क्षेत्रों में बनाया जाता है वो वहाँ के आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होता है, बट फाइनेंशियली उतना वहनीय नहीं होता। तो ये पीपीपी मॉडल पे बनाया जाता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार बोलती है प्राइवेट कंपनी को कि आप बनाइए और बनाने के बाद आप संचालन कीजिए, और जो लागत है, और अगर आप लागत ऊपर नहीं कर पाते हैं तो उसके बीच का जो गैप होगा वो हमको दे देंगे। मान लीजिए मान लीजिए कि कोई एक, जैसे यही है विजिंगम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका लागत 10 रुपये आया, बट इसको बनाने में इसको 50 रुपये आया। अब इसको टोल टैक्स या इस सब से इतना इसको कलेक्ट नहीं कर पाता है, टोल टैक्स वगैरह से ये 20 रुपया कलेक्ट पाया, तो इसके पास कितना का गैप हो गया? कितना का गैप हो गया? 20 ही आया और 50 चाहिए, तो जो गैप बचा 30 का वो सरकार वहन करेगी। तो यही होता है वाइवल गैप फंड। अब देखते होंगे जब आप रोड बन रहा होता है तो टोल टैक्स लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, या फिर और बहुत तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। वैसा टैक्स अगर वो कंपनी कलेक्ट नहीं कर पाएगी तो वो क्यों काम करेगी? तो इसलिए सरकार बोलती है आप करिए, जो भी गैप आएगा उसको हम आपको दे देंगे। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि इसको किसको दिया गया है? ये टाटा कंपनी बनाए, अडानी एयरपोर्ट के द्वारा ये बनाया जा रहा है, और केरल सरकार और केंद्र सरकार ये तीनों के द्वारा मिलकर बिजिंगम बनाया जा रहा है। ये वाइवल गैप फंड के आधार पर बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एआई चैटबॉट का नाम क्या है? मित्रा। इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस बैंक ने भारत के साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड बोर्ड लॉन्च किया? तो ये SBI डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड बोर्ड, ये किस दो बैंक के साथ शुरू किया गया? एक सेंट्रल बैंक यानी RBI, दूसरा SBI। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं याद रखना है। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया। 21 राज्य से संबंधित है। तो कुंभकोणम पान का पत्ता जो है तमिलनाडु से संबंधित है, बट इसमें हम लोग को थोड़ा भौगोलिक संकेतक के बारे में देख लेना चाहिए कि भौगोलिक संकेतक कौन प्रदान करता है और बिहार के अभी कितने हैं जिसको भौगोलिक टैग दिया जा चुका है और वो कहाँ से रिलेटेड है। तो प्लीज़ इसको आप लोग भी देख लीजिएगा। हम एक बार बोल देते हैं, GI टैग जो है वो DIPP के द्वारा दिया जाता है। ये 10 वर्षों के लिए किसी भी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित अगर कोई प्रोडक्ट या
कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या हैंडीक्राफ्ट या कोई भी पकवान या कुछ भी विशिष्ट वहाँ के लिए वहाँ का जो भौगोलिक क्षेत्र का होता है उसको DRPP के द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। तो बिहार में देखिए जो अभी तक दिया गया है, जर्दालू आम जो भागलपुर का है, मगही पान नालंदा का है, शाही लीची मुजफ्फरपुर, कतरनी चावल, मिर्चा चावल ये कहाँ का है ये देखिएगा। अभी आप DSO का एग्ज़ाम देखिएगा तो उसमें पूछा हुआ है, ठीक है। और बिहार का पहले भी एग्ज़ाम देखिएगा तो नाम के साथ पूछ देता है कहाँ का है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है INS वर्षा। INS वर्षा क्या है? यह परमाणु संचालित पनडुब्बी का संचालन रख रखाव बेस है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो है ना अब चर्चा में रहा, यह जो है संचालन कार्य रख रखाव का एक बेस है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। INS वर्षा एक्चुअली आंध्र प्रदेश में पूछ देगा कहाँ बनाया गया है। यह रामबिल्ली नामक तटीय गांव है जो 2 नदी के संगम पर अवस्थित है। 2 नदी है सरंडा और बड़ाहा। यह रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है। यह विशेष रूप से परमाणु पनडुब्बी के लिए बनाया गया है और इसका आरंभ 2026 में होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि नाम है INS वर्षा। INS से तो आप पकड़ लेंगे लेकिन वर्षा से नहीं पकड़ पाएंगे, लगेगा कोई युद्धपोत है या पनडुब्बी है तो पनडुब्बी ही, बट पनडुब्बी के रख रखाव के लिए एक नौसैनिक बेस अड्डा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये ओडिशा का कौन सा नेशनल पार्क है? तो उड़ीसा का यह सेकंड है, तो बताइएगा पहला कौन सा है आप लोग प्लीज। चलिए जो अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और था INS वर्षा, इसमें ऊपर देख लेते हैं कोई छूट गया तो नहीं। कुमकुमन भारत का, हाँ भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक है कि अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? यह जनरेटिव AI से संबंधित है, तो इसको एकदम रट लीजिएगा। वाइब कोडिंग किस चीज़ से संबंधित है? जनरेटिव AI। अगर देखिएगा अभी जितना भी AI से रिलेटेड कोई टर्म आता है तो उसको एकदम ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। ये वाला आप जरूर देख लीजिएगा, DGI टैग। हाँ अगला जो हमारा 22वां क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है कि चीन द्वारा 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछ रहा है गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है जो परंपरागत परमाणु हथियार की तुलना में कोई रेडियो प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। तो इसमें आपको क्या देखना है, यह गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम में किसका उपयोग किया जाता है पूछ देगा। तो ये मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। और जो परंपरागत जो हाइड्रोजन बम होता है उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूज किया जाता है। और यह किस पे, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? संलयन पे। एक्चुअली जब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है तो वो बम होता है, और जब कंट्रोल्ड होता है तो उससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और इसमें बोल रहा है कि यह गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है कि गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम में किस चीज़ का यूज किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्राइड का। तो ये एकदम याद रखिएगा। और पूछ देगा गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया? चाइना के द्वारा। इसमें तीसरा है कि यह कोई रेडियो धर्म प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, तो बिल्कुल सही है। और यह NPT CTBT जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब यह रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न ही नहीं करता तो यह कैसे इसके अंतर्गत आएगा? ना ही कोई परमाणु विस्फोट हो रहा है तो यह इसके अंतर्गत ना CTBT के अंतर्गत आएगा ना NPT के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए दोनों कथन सही हो जाएगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए। इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन छिपा है। सबसे पहले तो इसमें यही छिपा है कि गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम में किसका यूज किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्राइड का, पहला। दूसरा कि यह गैर विखंडनीय हाइड्रोजन जो है वो परंपरागत से कैसे भिन्न है? क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रभाव उत्पन्न करता है बट इसमें नहीं करता है। तीसरा वो NPT और CTBT के अंतर्गत आता है और ये नहीं आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि NPT क्या है और CTBT क्या है। NPT और CTBT में बस एक ही अंतर है। दोनों का उद्देश्य यही है कि परमाणु हथियार के
जो प्रहार है जो लोग बना रहे हैं उनको रोकना, परमाणु निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। लेकिन एनबीटी है जिसको आप बोलते हैं परमाणु और प्रसार संधि, ये क्या कहता है कि आप सिर्फ हथियार जब बनाते हैं तो वो मत बनाइए, उसके लिए विस्फोट मत करिए, लेकिन आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं, मानव के सहायता के लिए करते हैं तो आप कर सकते हैं। बट जो कॉम्प्रीहेंसिव, एक नाम ही है कॉम्प्रीहेंसिव, यानी विस्तृत है ये न्यूक्लियर ट्रीटी टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब टेस्ट बैन ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट। इसमें क्या बोल रहा है कि आप कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट मत करिए, चाहे आप सैन्य के लिए कर रहे हैं तो भी, और अगर आप सैन्य के लिए मतलब आप बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम या एटम बम, उसके लिए भी आप विस्फोट मत करिए, और अगर आप नागरिक यूज के लिए विस्फोट कर रहे हैं तो वो भी मत करिए। तो ये दोनों में बस अंतर है कि ये कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ सैन्य के लिए नहीं कर सकते, नागरिक के लिए कर सकते हैं। सीटीबीटी कहता है आप दोनों के लिए नहीं कर सकते। भारत दोनों में से किसी का भी हस्ताक्षर करता देश नहीं है। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि अप्रैल 25 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क को पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हरित क्रिप्टो करेंसी। तो आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रिप्टो करेंसी क्या है, और इसमें पूछ रहा है कि उसके खनन के लिए किसका यूज किया जाएगा, तो ये जल विद्युत का यूज किया जाएगा। एक्चुअली थोड़ा हम लोग देख लेते हैं हरित, अब नाम में ही क्या है हरित, हरित का मतलब क्या होता है, हरित का मतलब ही होता है कि आप जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे उत्पादित कोई भी ऊर्जा, तो इसमें या तो आप सौर कर सकते थे या पवन कर सकते थे या कुछ भी कर सकते थे, जल। तो इसमें जो भूटान है वो जल से जो विद्युत उत्पादन होगा उसका किया जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि सब जल विद्युत जो है वो नवीकरणीय नहीं होता है, बस जो 25 मेगावाट से जो आपका 25 मेगावाट होता है उससे कम का अगर आप बिजली उत्पादन करते हैं तो वही सिर्फ नवीकरणीय माना जाता है, वही सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी माना जाता है। बट इससे अधिक का अगर आप उत्पादन करते हैं तो ये नवीकरणीय नहीं माना जाता है। तो ये भूटान है और ये पर्यटन के क्षेत्र में शुरू किया गया है। इसमें 100% जो क्रिप्टो करेंसी का खनन किया जाएगा वो जल विद्युत से उत्पन्न जो ऊर्जा होगा उसके लिए किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित होता है। अगर पूछा तो यह एक विकेंद्रीकृत प्रणाली है। यूपीएससी ये सेम स्टेटमेंट ऐसे ही पूछा है, और पहला जो क्रिप्टो करेंसी था वो बिटकॉइन था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। 25वां और लास्ट हम लोग का आज का क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंधु के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन बनियान उल मार्शूश। तो बस इसमें इतना ही है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है मेरा ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम ज़रूर लाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हर कदम पे हम आपके साथ हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।